माँ होना एक एहसास है, मातृत्व का, दुलार का, एक नए सृजन का। एक स्त्री के लिए माँ होने की अनुभूति बेहद खास होती है और हर्ष और गर्व का मिश्रण होती है। एक स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु को जन्म देकर स्वस्थ राष्ट्र की नींव बनती है, आधार बनती है। ऐसे में सरकार भी महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाकर उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को साझा करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से सह आचार्य नैन्सी चक्रवर्ती जी और सरकार की योजनाओं को हमारे साथ साझा करेंगी आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक श्रीमती नीलम रानी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। आंगनवाड़ी जो है ग्रामीण क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा श्रीमती नीलम रानी जी कि आंगनवाड़ी का लक्ष्य क्या है और यह किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती है। आंगनवाड़ी हरियाणा में 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट की गई थी, जिसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करना, बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना, महिलाओं को पोषण के बारे में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन देकर जो कुपोषण की समस्या है उसको दूर करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य ये था। और ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके जो आंगनवाड़ी कार्य करता है वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। जैसा कि पता ही होगा आपको कि एक आंगनवाड़ी के पास 800 से 1000 तक की पॉपुलेशन होती है, तो 800 से 1000 की पॉपुलेशन के बीच में उनके लिए गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली महिला या छोटे बच्चों को चुनना बहुत आसान होता है। जो गर्भावस्था का दौर होता है एक स्त्री के लिए बेहद नाजुक दौर होता है, वो विभिन्न प्रकार के जो बदलाव होते हैं उनसे गुजर रही होती है। ऐसे में एंटी नेटल चेकअप्स जो हैं उनके काफ़ी अहम भूमिका रहती है। तो एक डॉक्टर होने के नाते एंटी नेटल चेकअप्स को लेकर, उनके अंतराल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक महिला को 4 एंटीनेटल विजिट्स ज़रूरी होती हैं। पहली विज़िट 12 हफ्ते तक, दूसरी विज़िट 14 से 26 हफ्ते तक, तीसरी विज़िट 28 से 34 हफ्ते तक और लास्ट की विज़िट 36 हफ्ते तक। जी तो ये जो अंतराल है, यदि इस अंतराल पर कहीं कोई कमी रह जाए या ना आ पाए तो उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस हैं। उसके लिए ये है कि पहले तो एक महिला को पहले जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्मेशन करना होता है वो पहले विज़िट में होता है, जिसके साथ में उसके टेस्ट होते हैं, उसका जनरल चेकअप होता है, बीपी और वज़न देखा जाता है। जब उसकी दूसरी विज़िट होती है तो उसको आयरन कैल्शियम के बारे में बताया जाता है, प्रोटीन के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ उसको क्या खाना है, क्या उसके और उसके बच्चे के लिए बेहतरीन है वो बताया जाता है। साथ के साथ उसका रूटीन चेकअप होता है, साथ में उसे टेटनस इम्यूनाइजेशन के बारे में भी बताया जाता है। जी पहले के दौर में जो दाई के ज़रिए घर पर ही प्रसव किया जाता था, तो आज जब वक्त बदला है, सुविधाएं आने लगी हैं, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी के क्या मायने हैं और ये कितना ज़रूरी है। हर महिला को हॉस्पिटल में आकर ही डिलीवरी करानी चाहिए, क्योंकि एक अस्पताल के अंदर डॉक्टर के साथ साथ आपके पास नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सारा अवेलेबल होता है, साथ में बच्चे के डॉक्टर और बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। साथ में ये डॉक्टर और नर्स साथ में मिलकर आपके मरीज़ को हौसला देती हैं, उसे आगे डिलीवरी के लिए तैयार कराती हैं। डिलीवरी के वक्त उसे कब ज़ोर लगाना है, कब कैसे दर्द बर्दाश्त करने हैं। बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चा डॉक्टर के पास में दिखाया जाता है, बच्चे वाले डॉक्टर उसे चेकअप करते हैं। अगर जो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है तो माँ के पास में उसे छोड़ दिया जाता है। अगर बच्चा समय से कमज़ोर है या वज़न कम है तो उसे नर्सरी में भी रखना पड़ सकता है। साथ के साथ ही अगर किसी भी मरीज़ को सिज़ेरियन डिलीवरी या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सुविधाएं भी हमारे पास अस्पताल में होती हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर ने बताया कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ज़रूरी होती है, तो आंगनवाड़ी किस तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही हो, और यदि किसी कारणवश वहाँ पर प्रसव ना हो
और घर पर ही प्रसव हो जाए, तो उसमें उस महिला के और उसके शिशु के स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार के आवश्यक कदम आंगनवाड़ी वर्कर्स उठाते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर्स सबसे पहले अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए गर्भवती को प्रोत्साहित करते हैं। जी। जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना स्टार्ट की हुई है, जिसमें एक महिला को प्रथम डिलीवरी के दौरान जी अर्ली रजिस्ट्रेशन पे 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता, जी दूसरे एक ANC होने के बाद 2,000 की वित्तीय सहायता, और डिलीवरी के बाद बच्चे के फर्स्ट साइकिल ऑफ इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद उसको तीसरी किश्त दी जाती है। उसके लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो उन महिलाओं को अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए मोटिवेट करती हैं, ताकि वो अपने फॉर्म भरवा के, और जो उनको इस योजना के दौरान वित्तीय सहायता मिलती है, उस वित्तीय सहायता को अपने पोषण पे, अपनी खुराक के लिए और अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए वो खर्च कर सकें। और गर्भावस्था के दौरान जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो उन महिलाओं के घरों में गृह भेंट के दौरान उनके घरों में जाके उनको डिलीवरी के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करती हैं। जी उसके साथ साथ महिला के साथ साथ उसके घर के लोग, चाहे वो उसकी सास है या ननद है या उसका पति है, उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के फ़ायदे बताते हुए उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम आंगनवाड़ी वर्कर से हर महीने बर्थ की रिपोर्ट लेते हैं कि कितने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हुई हैं, कितनी घर पे हुई हैं। तो आजकल जो है घर की डिलीवरीज की रिपोर्ट तो हमारी नील ही आती है। जी बिल्कुल, ये तो एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए एक अच्छी खबर है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो है आशा वर्कर्स का और ANM का। इनका जो रोल है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और इनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण कैसे है? आंगनवाड़ी और आशा दोनों वर्कर्स मिल के जो भी गर्भवती जितनी जल्दी डिटेक्ट होती है उसके बाद उनके घर में जाना, उनका हेल्थ चेकअप करवाना, उनको ANC के लिए भेजना और उन महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना, उन गर्भवती महिलाओं का वजन लेना, BP चेक करना, HB टेस्टिंग, जिससे कि HB टेस्टिंग से उसका फ़ायदा ये है कि उसमें अगर गर्भवती महिला में खून की कमी होगी तो बच्चे के कमज़ोर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनमें खून की कमी को पूरा करने के लिए उनको आयरन और फॉलिक एसिड देते हैं। अब जब ये चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें कई लोग स्टूल का कलर चेंज हो गया या उनको नोज़िया, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, तो उसके लिए भी उनको बताते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं कि अगर आप नींबू के पानी से या शिकंजी से आप आयरन की टेबलेट लेते हैं तो उसमें आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन नहीं होगी। उसके अलावा स्टूल के लिए उनको मतलब इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक उसका साइड इफ़ेक्ट ही है कि वो अगर आयरन की टेबलेट लेंगे तो स्टूल का कलर काला हो जाता है। ये तो आशा है। उसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो उन महिलाओं को सिर्फ दवाइयों के सहारे रह के नहीं, बल्कि उनको पौष्टिक खाने के साथ उन अपने खाने में पौष्टिक तत्वों को बढ़ा के अपने आयरन की कमी को दूर करने के लिए मोटिवेट करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्रूट्स या मेडिसिन ही लेनी है। जो हमारे पास अवेलेबल खाना होता है, जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं, उन्हीं में थोड़ा सा बदलाव करके भी अपने जो खून की कमी को दूर किया जा सकता है। लोहे के बर्तनों में खाना बना के, सब्जी काटी है तो वो लोहे के चक्कू से काटें, और खाने को हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, लीफी वेजिटेबल्स, उनको खा के, गुड़ चना, और हमारे हरियाणा के परिवेश में तो बाजरा भी एक आयरन रिच सोर्स है। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो उन महिलाओं की मीटिंग्स लेके उनको मोटिवेट करती हैं कि वो अपने जो खून की कमी है प्रेगनेंसी के दौरान उसको दूर कर सकें। जी, जैसा आपने बताया कि खून की कमी जो है वो वैसे भी बहुत आम है शिशुओं में और गर्भवती महिलाओं में। तो पौष्टिक भोजन जो है वो महिला के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो अपने साथ साथ अपने शिशु के लिए भी उत्तरदायी है। तो और ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं या कमियां हैं जो गर्भवती महिला में गर्भ के दौरान देखने में आती हैं एक डॉक्टर के तौर पर, जिससे आप दो चार होना पड़ता है आपको? BP की बीमारियां हो सकती हैं जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसके वजह से मरीज़ के
खुद के शरीर में और बच्चे में भी दिक्कत आ सकती है। मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं, मरीज़ को दिल की बीमारी हो सकती है, मरीज़ को आईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। बच्चे के अंदर बच्चा कम समय का हो सकता है, बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ सकता है और बच्चा IUGR हो सकता है। इसके साथ साथ पोस्टपार्टम हीमोरेज जिसे कहते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होने के खतरे ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके बाद डायबिटीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जो कि शुगर की बीमारी होती है, जिसके वजह से माँ के शरीर में तो शुगर बढ़ ही रही होती है, इसके बाद बच्चे के शरीर में भी बढ़ जाती है, जिससे कि ये बच्चे जो होते हैं समय से ज़्यादा वज़न के होते हैं। लगभग इनका वज़न 4 किलो तक होता है। इनकी डिलीवरी कराने में दिक्कत आ सकती है। ज़्यादातर इन बच्चों को ऑपरेशन के दौरान ही पैदा किया जाता है। और इसके अलावा थायराइड के बारे में बताना चाहूँगी। थायराइड की वजह से अबॉर्शन रेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें ये सारी बीमारियों को ध्यान रखते हुए इनका कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल। बीमारियों से ही बात करते हुए चल रहे हैं, तो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो हमारे समाज में एक छुपा हुआ विषय है, जिसको लेकर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। ऐसे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हैं लड़कियां अपने आप को काफ़ी छुपा कर रखती हैं और काफ़ी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको लेकर के आज भी समाज छुपा रहता है। तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है और सरकार है, किस प्रकार के कार्यक्रम चला करके इसके लिए जागरूकता फैला रही है, जिससे कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो सुधारी जा सके और रोगों से बचा जा सके? इसके लिए हरियाणा सरकार ने अगस्त 2021 में एक योजना शुरू की थी, जिसमें कि किशोरी लड़कियों को या BPL परिवार वाली महिलाओं को हर महीने नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं जी। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इन किशोरियों की मीटिंग लेके, महिलाओं की मीटिंग लेके ग्राम स्तर पे, आंगनवाड़ी लेवल में, आंगनवाड़ी स्तर पे हर महीने की 8 और 22 तारीख को CBE एक्टिविटीज़, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स किए जाते हैं, जिसमें इन महिलाओं को, किशोरियों को पर्सनल हाइजीन के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी दी जाती है कि जो ये नैपकिन यूज़ करते हैं उसको हर 6 घंटे के बाद बदलें, अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखें। और ये इस चीज़ के बारे में महिलाओं को कहा जाता है कि वो अपनी बच्चियों की सबसे अच्छी दोस्त बने, जिससे कि वो अपनी बच्चियों को इस बारे में अच्छे से गाइड कर सकें। अदरवाइज़ अगर हम पहले के महिलाओं को देखते हैं तो उनमें यूट्रस कैंसर या सर्विकल कैंसर, इनके बहुत केसेस मिलते हैं जी। अगर इसकी शुरुआत तो इसी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान ही होती है। अगर अभी से उसकी सफाई का ध्यान रखा जाएगा तो आगे आने वाले समय में हम इन किशोरियों को, भावी माताओं को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि भावी माताएं, तो मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है उसके चलते कुछ बीमारियां जो हैं उन्हें नीलम रानी जी ने बताया, जो यूट्रस कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर हैं। तो इस तरह और कौन सी बीमारी हैं जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से किशोरियों को या महिलाओं को होती हैं और उनका कोई निवारण, उनकी कोई दवाई जो है सरकार की तरफ से हो हमारे बीच में, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसको ना होने के लिए सरकार ने वैक्सीन निकाली हैं जो कि 9 साल से 35 साल तक की उम्र में लगाई जाती हैं, और ये 2 तरीके की वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, जैसे सर्वरिक्स और गार्डेसिल। इसके अलावा बायोप्सी की जा सकती है एंडोमेट्रियल कैंसर, जिन महिलाओं में आपको शक होता है कि कैंसर का खतरा हो सकता है। तो इन तरीकों से हम कैंसर का प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी। जो गर्भावस्था है इस दौरान शारीरिक के साथ साथ मानसिक बदलाव भी बहुत होते हैं, तो बहुत सी महिलाएं हैं जो इस वक्त तनाव से गुजरती हैं। एक टर्म है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर। देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। किसी भी महिला को ये हो सकता है, ज़्यादातर 9 महिलाओं में से 1 महिला को ये होता है, जब उसमें चिड़चिड़ाहट आने लग जाती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे अकेला रहना पसंद होता है, उसका वज़न जो है अचानक से कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, या कुछ खाने को मन नहीं करता है, उसे बच्चा अपना नहीं लगता है, उसे सब कुछ बहुत अजीब सा लगने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को उसके साथ उसका
सहारा बनना चाहिए और उसे इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए। अगर ये बहुत गंभीर हो जाती है तो इन स्थितियों में हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर के पास जाने पर इसकी कई दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, साथ में कुछ थेरेपीज़ भी आजकल अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। जैसा खून की कमी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और आपने बताया कि उसके लिए आयरन के रिच फूड खाना चाहिए, तो सरकार भी इस तरह के कोई सप्लीमेंट हैं या ऐसी कोई दवाइयां हैं जो उनको महिलाओं को उपलब्ध कराती हैं, उसके बावजूद जो है स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इसको लेकर के आंगनवाड़ी किस प्रकार की योजनाएं और बना रहे हैं और किस तरह से स्थिति को बेहतर करने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं? सर, महिलाओं में अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो महिलाओं में 70% एनीमिया की शिकायत है। इसको सिर्फ दवाइयों से हम लोग, दवाइयाँ तो इतने दिनों से सरकार दे ही रही है। जी बिल्कुल। और उन चीज़ों से वो चीज़ ठीक है, उसका रेशो कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वो कमी पूरी नहीं हो रही। जी। तो इसके लिए तो महिलाओं में जागरूकता लाना और एक जो हमारे समाज का कल्चर बना हुआ है कि महिलाएं सबका ध्यान रखेंगी, परिवार की धुरी होने के बावजूद वो सबके लिए परोसेंगी और अपने लिए वो आलसी हो जाती हैं। जी जी। तो उसके लिए हम लोग गांव में जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को, उसमें ये अपने खाने में सुधार करके या जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से ही उनकी गुणवत्ता को, उनकी पौष्टिकता को बढ़ा के अपनी आयरन की कमी को दूर कर सकती हैं। उसके अलावा जो हम आंगनवाड़ी सेंटर में जो हम उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं वो भी फोर्टिफाइड होता है। जी बिल्कुल। और आटा भी हमारा जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स में पूरी बनाने के लिए या परांठे बनाने के लिए आता है, वो फोर्टिफाइड आटा आता है। जी। तो वो हम देते हैं। उसके साथ साथ हम महिलाओं को जागरूकता लाने के लिए उनकी मीटिंग्स लेके हम यही बताते हैं कि आप लोग जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उन्हीं को खा के और उनके खाने बनाने के तरीके में बदलाव करके आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इस सब के दौरान एक और महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है कि 2 बच्चों के बीच में अंतराल कितना रखा जाए जिससे जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थ रहें और माँ है उसका स्वास्थ्य भी सही रहे। एक डॉक्टर के नाते आपका इस विषय पर क्या राय है? पहले और दूसरे बच्चे के बीच में लगभग 3 साल का गैप्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पहले बच्चे की परवरिश भी थोड़ी ठीक से हो जाए, माँ का शरीर भी ठीक हो जाए पहले जैसा, और परिवार की फाइनेंशियल स्थिति भी सही हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि 3 साल का गैप होना बहुत ज़रूरी है 2 बच्चों के अंदर। जी। जो 3 साल का गैप है बच्चों के बीच में, जैसा डॉक्टर ने बताया, इसको लेकर और परिवार नियोजन के लिए भी सरकार जो है विभिन्न कार्यक्रम चलाती है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है वो किस प्रकार सुनिश्चित है और क्या कुछ वो कार्यक्रम हैं, जरिए हैं जिसके जरिए परिवार नियोजन और जो उचित अंतराल है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है? उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर और आशा, जो महिला का बच्चा हो जाता है उसके बाद जो आशा वर्कर हैं वो उन लोगों को कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताती हैं ताकि वो बच्चों में गैप रख सके और बच्चे की सही से परवरिश कर पाएँ और अपनी महिला का शरीर भी ठीक हो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। जी। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स मीटिंग्स के दौरान उसके घर परिवार के लोगों को, उसकी सास को, उनको मनाने, मतलब उनको भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस महिला को काउंसलिंग करते हैं, वो उसके परिवार के लोगों की भी काउंसलिंग करते हैं कि आप अगर बच्चों में अंतराल होगा तो बच्चे की परवरिश ठीक से होगी, महिला का शरीर भी काम करने लायक हो जाएगा। ये सारी बातें उनको बताई जाती हैं, उनको किया जाता है। उसके अलावा हमारा डिपार्टमेंट जो है ABHB की एक स्कीम है, आपकी बेटी हमारी बेटी जी, वो भी इसी से रिलेटेड है कि बच्चों में अंतर भी हो और अगर वो लड़की है, लड़का लड़की का डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो जी। महिला आपकी बेटी हमारी बेटी में जो है लड़कियों को, पहली लड़की SC कास्ट और BPL परिवार वालों की, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और दूसरी और तीसरी बेटी होने पर जो है किसी भी जाति के लोग ABHB का लाभ ले सकते हैं, जिसमें कि लड़की को 21,000 रुपये की राशि का एक LIC में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि उसकी शादी के टाइम 18 साल की होने पे उसकी पेमेंट उसको की जाती है।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी तरफ से कि सरकार किस तरह के कार्यक्रम चला रही है परिवार नियोजन के लिए, और जो हमारी बेटी आपकी बेटी जैसी योजनाएं हैं, ये जो रेशो है हमारे समाज में उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम से सरकार ने जिस स्तर पर कार्य किया है, आज रेशो सुधर भी रहा है हमारे समाज में, जो कि बेहद ही बेहतरीन कार्य है। एक डॉक्टर के तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना ख्याल घर पर रहते हुए किस प्रकार रखें, इसको लेकर के आप अपनी तरफ से उनको जो प्रसूताएं हैं, जो भावी माएँ हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हरी सब्जियों का प्रयोग करें, आयरन रिच डाइट खाएं, गुड़ खाएं, चना खाएं, दूध पिएं, कैल्शियम रिच खाएं, और कैल्शियम की दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, आयरन अवेलेबल होता है, जैसे बताया अभी नींबू पानी के साथ में आयरन की गोलियों को लिया जा सकता है। और घबराएं ना किसी भी गोली को खाने से। साथ में प्रोटीन खाएं, दाल खूब खाएं, रोटी, दाल, फुल्का, सब्जी, ये सब का प्रयोग करें और अपने मन को अच्छा रखें और तंदुरुस्त रहें। जी बिल्कुल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो और किस प्रकार के खास कार्यक्रमों के जरिए जो किशोरी हैं उनके अंदर भी जागरूकता लेकर आने के प्रयास करते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए और जो शिक्षा है उनके स्वास्थ्य के लिए उसको लेकर के जागरूक रहें? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान अपने एरिया की किशोरियों को, महिलाओं को, गर्भवती माताओं को बुला के न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम लोग कभी भी मीटिंग करते हैं तो उनको ये कहते हैं कि आपने अपना नहीं, अपनी मम्मी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो परिवार की धुरी है। आयरन की कमी होगी तो परिवार का काम कौन करेगा? जी बिल्कुल। उसके अलावा किशोरियों को जो स्कूल में, किशोरी लड़कियों को स्कूलों में आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखे जाते हैं जिसमें कि किशोरियों को आयरन की टेबलेट खिलाई जाती हैं ताकि उनमें HB की कमी ना हो। स्कूलों के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में आशा और ANM VHND की मीटिंग होती है, उसके दौरान उनकी HB टेस्टिंग करवाई जाती है ताकि उनको पता लग सके कि उनके खून में खून की कमी है या नहीं है जी। और उनको पोषण के बारे में जानकारी दी जाती है। जी बिल्कुल। माँ एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है और माँ का यदि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही एक शिशु अच्छा स्वास्थ्य जीवन लेगा, और माँओं की जो भूमिका है वो इस समाज के लिए प्रशंसनीय होगी। उनके लिए जो स्तुतियाँ गाई गई हैं वो सार्थक होंगी, क्योंकि माँ को ईश्वर के समतुल्य माना गया है। मैं हमारे इस आज खास कार्यक्रम में पहुंचे हमारे दोनों अतिथियों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वे इस कार्यक्रम में आए और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रसूताओं के लिए, भावी माँओं के लिए साझा की। और आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसी आशा के साथ नमस्कार।